हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं काशी की छाँव में अभय एपिसोड नंबर 17। काशी को जब ये पता चला कि रुद्र बाहर गया है तो ना जाने क्यों उसकी नजरें को रुद्र की तलाश थी। सब खाना खा के अपने अपने कमरे में चले गए, पर काशी थी कि उसे यहाँ आकर भी सब नया लग रहा था। वो बनारस को, उसकी शाम को, वहाँ के घाट को और वहाँ के शोर को महसूस करना चाह रही थी, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वो बाहर के गार्डन में खुद को अपने दुपट्टे से समेटे बैठी ही ये सोच रही थी। शाम ढल रही थी और रात में तब्दील हो रही थी। इसी के साथ ठंड भी बढ़ रही थी और हवा चलना शुरू हो चुकी थी। रुद्र जब महल वापस आया तो उसने गार्डन में काशी को खुद के दुपट्टे में सिमटे हुए बैठा पाया। वो उसे इस तरह के राजस्थानी कपड़ों में और आज सजा श्रृंगार में देखकर रुक गया। उसके दिल में कुछ अलग ही एहसास दस्तक दे रही थी। उसने बहुत गौर से काशी को देखा। माथे पर सजा मांग टीका, हाथों में भरी हुई चूड़ियां, माथे पर बिंदी, वो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्र ने कुछ वक्त उसे ऐसे ही देखा, फिर अंदर चला गया। काशी वहीं बैठे हल्के बादलों के बीच छुपे रहे चांद को देख रही थी। वो ऐसे ही घाट पर बैठे घंटों चांद को पानी में निहारती थी, पर आज पानी नहीं था, पर चांद था। आज इस वक्त उसे बनारस की बहुत याद आ रही थी। आखिर उसका बचपन जो बीता था वहाँ। तभी पीछे से किसी ने उसे आकर सोल उठाया। उसने घबरा के पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि वो रुद्र था जो उसे सोल उठा रहा था। उसे देखकर काशी ने बहुत हल्के से मुस्कुरा दिया। रुद्र ने उसके चेहरे को जब इतने पास से देखा तो पाया कि काशी सच में बहुत खूबसूरत थी। उसका चेहरा में चांद की तरह ही खूबसूरती थी, या ये बोले कि चांद से ज़्यादा, क्योंकि इस पर कोई दाग नहीं था। रुद्र कुछ वक्त के लिए उसे उसके काजल भरी गहरी काली आंखों में खोया रहा, और कुछ यही हाल काशी का था। आज पहली बार काशी ने भी रुद्र के चेहरे को बहुत पास से देखा था। उसे उसकी आंखों में जैसे कुछ खालीपन सा नजर आ रहा था, पर वो खालीपन क्या था ये काशी नहीं जानती थी। तभी एक पक्षी की आवाज़ से दोनों का ध्यान टूटा। रुद्र ने उसे सोल उड़ाकर दूर हट गया और पास रखी चेयर पर बैठ गया। काशी ने भी एक बार फिर अपनी नजरें रुद्र से हटा के चांद पर कर ली थी। काशी बैठे चांद को निहारे जा रही थी। रुद्र ने उसे ऐसे चांद को निहारते हुए देखा तो उसे पूछा, क्या हुआ, बनारस की याद आ रही है आपको? यह सुनकर काशी ने उसे कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं बनारस को मिस कर रही हूँ? इस पर रुद्र ने आसमान पर देखते हुए कहा, क्योंकि अक्सर हमने आपको इस वक्त घाट पर जाकर बैठे हुए देखा और इस तरह चांद को घंटों निहारते हुए देखा। सही बोले आप। मैं बनारस के घाट को, उसमें जलते दियों को और उसके घंटों बैठकर उसी शांति में चांद को निहारने को मिस कर रही हूँ। यह सुनते ही रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, अगर हम आपको वो सब वापस दें तो आप हमें क्या देंगी? रुद्र की बात पर काशी ने हैरान होते हुए उसे देखकर कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हमें बनारस का घाट और वो शांति दे सके। इस पर रुद्र ने उसकी तरफ मुड़ के कहा, अच्छा, अगर हमने दे दिया तो क्या दोगी आप? वो तो हम देने के बाद बताएंगे कि आप ऐसा कर पाएंगे हैं या नहीं। तो ठीक है, चलिए, ये बोलकर रुद्र खड़ा हो गया और उसके साथ हाथ बढ़ा दिया, जिसे काशी ने भी थाम लिया। रुद्र उसे महल के पीछे की साइड में ले आया, जहाँ पर बहुत बड़ा घाट बना गया था और उसमें बहुत सारे दिए जल रहे थे। काशी ये देखकर हैरान हो गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या है? ये तो बहुत खूबसूरत है। मैं घनघोर की पूजा के लिए बनाया गया है। ये घनघोर की पूजा के लिए बनाया गया है। यहाँ पर वैसे शाम के वक्त दिए जलते हैं, पर हमें शांति में बैठने का मन करता है तो हम यहीं बैठ जाते हैं आकर। तो अब बताइए, हमने आपको आपका बनारस का छोटा सा एहसास तो दिया ना? यह सुनकर काशी ने बस उसे देखकर कुछ होते हुए हाँ कह दिया। इस पर रुद्र ने उसे देखते हुए पूछा, क्या देंगे आप हमें? अब जो आप चाहें, बोलिए, आपको क्या चाहिए? हमारी एक बात मान ले। जी बोलिए, कौन सी बात? आप मान ले कि आदमी से नहीं लड़ेंगी, चाहे जो हो जाए। आप उन लोगों के सामने नहीं आएंगी और ना कुछ करेंगी। जो करना होगा उसके लिए हम हैं। पर रुद्र जी, वो इतना ही बोल पाई थी कि रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, काशी, आपको बचाने के लिए आपके पिता ने अपनी जान दे दी थी। हमने भी बहुत कुछ खो दिया है काशी, और मेरे पिता ने अपनी जुबान दी है कि वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। इसीलिए आज जो हुआ, क्या इसके पहले जो हुआ, उसके बाद अब कुछ नहीं होना चाहिए। आपको कुछ हो गया तो जैसलमेर के लोगों को, आपके पिता को, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? इसके लिए बस आप इन सब चीज़ों से दूर रहे। जो करना है हम कर लेंगे, बस आप खुद को महफूज रखें। रुद्र की ये बात सुनकर उसने बस उसकी वादा कर दिया। पर वो दोनों ही कहा जानते थे कि काशी तो पैदा होने से पहले इस जंग और साजिश का हिस्सा बन गई थी। कुछ देर वहां बैठकर दोनों वापस महल के अंदर आ गए। रुद्र अपने कमरे में चला गया और काशी अपने कमरे में चली गई। जब काशी अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि शिवांगी उसके कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही शिवांगी ने कहा, अरे दीदी, आप आ गई, इधर आओ, आपको कुछ दिखाना है। ये बोल वो उसका हाथ पकड़कर बिस्तर के पास ले आई और उसे बैठाते हुए बोली, देखो, हम आपके लिए क्या लाए हैं। उसने 2 बड़ी बड़ी फोटो एल्बम को उसके सामने रख दिया। ये क्या है? इसमें आपके माँ पापा और हम सब की तस्वीरें हैं। ये बोल वो उसे सब की तस्वीरें दिखाने लगी। तभी काशी की नज़र रुद्र के साथ खड़ी एक लड़की की तरफ गई। उसने उसे देखते हुए शिवांगी से पूछा, ये लड़की कौन है? शिवांगी ने थोड़ा सा उदास होते हुए कहा, भाई की मोहब्बत, सुगंधा और उनकी पत्नी। ये सुनकर काशी थोड़ा हैरान हो गई। उसने उसे पूछा, तो क्या रुद्र की शादी हो गई? अगर शादी हुई है तो वो है कहाँ? हम तब से आए हैं, किसी ने उनके बारे में बात ही नहीं की। शिवांगी ने एक गहरी सांस ली और उसे कहा, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर काशी को बुरा लगा। क्या हुआ था इन्हें? यह सुनकर शिवांगी पुराने दिनों को याद करते हुए बोली, फ्लैशबैक।
4 साल पहले रुद्र अपनी पढ़ाई पूरी करके ऑस्ट्रेलिया से वापस माधवगढ़ आ रहा था। महल में उसका स्वागत के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। आखिर वो पूरे 2 साल बाद जो आ रहा था। साली और शिवांगी दोनों ही उसकी आने की खुशी में महल को और उसके कमरे को साफ सफाई करवा रहे थे। रुद्र की बचपन की सहेली सुगंधा आज सुबह से ही महल में थी। उसका सारा काम वो खुद ही देख रही थी। उसने रुद्र का कमरा बिल्कुल वैसे ही सजाया था जैसे रुद्र को पसंद था। सुगंधा को की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी रुद्र से दोस्ती बढ़ती ही गई और ना जाने कब उसकी दोस्ती ने मोहब्बत का रूप ले लिया था। रुद्र ने के ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भी एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब रुद्र उससे बात नहीं करता था। कहीं रुद्र के दिल में भी वो सब बस गई थी। आज जब इतने दिनों बाद वो आ रहा था तो सुगंधा ने सोच लिया था कि वो उसके अपने दिल की बात बोल देगी। वो बैठे पूजा घर में फूलों की माला बना रही थी और सामने रखी कान्हा की मूर्ति को देखकर बोली जा रही थी, कान्हा जी थोड़ी सी हिम्मत दे देना कि मैं उसे पागल से अपने दिल की बात कह सकूं। तभी उसके कानों में आवाज़ गई कि रुद्र आ गया है। उसने ये सुना कि उठ के जल्दी से उठकर हॉल में आ गई। उसके दिल की धड़कनें इस बार सामान्य से तेज हो गई। रुद्र की गाड़ी आकर महल के दरवाजे पर रुकी। रुद्र बहुत रौबदार तरीके से बाहर आया। विजय ने उसे देखकर कहा, तो आ गए मेरा शेर। ये कहते हुए उसने उसे गले लगा लिया। रुद्र भी मुस्कुराकर उसके गले लग गया। जब उसकी नज़र सालनी पर पड़ी तो उसे देखते ही वो आरती की थाल लिए खड़ी थी, भरी नजरों से उसे देख रही थी। रुद्र अपने पापा के पास से उनके पास आने का लगा तो सालनी ने उसे वहीं चौखट पर रोक दिया और उसकी आरती उसे तिलक की थाल नौकरानी को देते हुए रुद्र की तरफ मुड़ी और उसे गले लगा लिया। रुद्र ने उसे गले लगाते हुए पूछा, कैसी हैं आप माँ साहेब, ठीक है ना? कैसी रहूँगी आपके बिना? कितने साल बाद आप आए हैं। आप हमारी याद नहीं आती थी वहाँ पर? ये कहते हुए सालनी उससे दूर हो गई। आती तो बहुत थी, पर क्या करे माँ, अब ये भी तो ज़रूरी था। यह कहकर रुद्र उसे पकड़े हुए अंदर चला आया। उसे अंदर आकर देखा कि शिवांगी खड़ी थी। रुद्र ने शिवांगी को गले लगाते हुए कहा, और कैसी हो मेरी लाडो? तो बहुत अच्छे भाई, आप बताओ कैसे रहा आप वहाँ सब? बहुत अच्छा, और हम आपके लिए वहाँ से बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। ये कहते हुए रुद्र की नज़रें किसी और को खोज रही थी, पर जिसे वो खोज रहा था वो तो यहाँ थी ही नहीं। साली ने उसे देखते हुए कहा, जाइए आप फ्रेश होकर आइए, हम तब तक आपके लिए नाश्ता लगवाते हैं। उसकी बात सुनकर रुद्र कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद शिवांगी भी अपने कमरे में चली गई। नौकर रुद्र का कमरे में सारा सामान रख रहे थे। शिवांगी रुद्र का लैपटॉप वाला बैग लेकर जा रही थी। सुगंधा बाहर आई पर उसे रुद्र कहीं नहीं दिखा। शिवांगी ने उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ दीदी, किसे खोज रही हो? रुद्र भाई को? वो तो नहीं आए, बस आप अपना सामान भेज दिया और खुद अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए। अच्छा एक काम कर दो, ये सामान ले जाकर भाई के कमरे में रख दीजिए, हमें कुछ काम है तो हम आते हैं। ये बोलकर शिवांगी उसे सामान पकड़ाकर हंसते हुए चली गई। शिवांगी की बात सुनकर सुगंधा ने खुद से बोली, बताओ ये कोई बात होती है? जब आना नहीं तो बोला क्यों कि आ रहे हैं? हद है, कभी नहीं सुधर सकते ये। कहते हुए सुगंधा रुद्र के कमरे में चली गई। उसने सामान लाकर उसके बिस्तर पर रख दिया। इस वक्त कमरे में कोई नहीं था। सुगंधा जाने को हुई तो उसका हाथ पकड़कर किसी ने उसे अपने पास खींच लिया। सुगंधा ने चौंक कर देखा तो रुद्र खड़ा था। उसे देखते हुए बोली, आप आए? पर शिवांगी ने तो कहा आप आए ही नहीं। अब वो क्या है ना राजकुमारी, आप बड़ी जरूर हो गई है, पर है तो बच्ची ही, इसीलिए आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। आज भी आपका दिमाग घुटनों से नहीं निकला। रुद्र के कहते ही सुगंधा को गुस्सा आ गया। उसने रुद्र को धक्का दिया और खुद को उससे दूर करते हुए बोली, आप वही ठीक थे, यहाँ आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। आप वही थी, हमें लगा सुधर गए हो आप, पर आप तो आज भी वैसे ही हैं। ये बोल वो वहाँ से चली गई। गुस्से में रुद्र से गुस्सा होकर सुगंधा उसके रूम से चली गई थी और वो उसे ऐसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर सुगंधा को और गुस्सा आ गया। वो नीचे आते हुए कान्हा को देखकर बोली, बस ऐसे ही आप मुस्कुराते रहना, और कोई काम नहीं है आपको? और हाँ, जो आधे घंटे पहले मैंने आपके दिल की बातें कहने के लिए कहा था ना, अब नहीं बोलूँगी मैं उससे। अरे दिल छोड़ो, मैं तो उसके दिमाग की भी बात ना करूँ, अकड़ू सकड़ू और साथ में पागल भी। ये बोल वो वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ रुद्र मुस्कुराते हुए अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रहा था। मुस्कुराते हुए खुद के आईने में देख रहा था। उसने आईने में बाल बनाते हुए खुद को देखकर कहा, आज भी वैसे ही हो सुगंधा, बिल्कुल लचड़ी और जरा सी बात पर गुस्सा होने वाली, पर जैसी भी हो अच्छी हो, मेरी दोस्त हो। ये कहते हुए कमरे से बाहर निकली और नीचे हॉल में सबके पास आ गया। रुद्र ने नीचे आकर देखा तो सुगंधा नौकरों को डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने के लिए बोल रही थी और गुस्से में प्लेट पटक कर रख रही थी। जब उसकी नज़र रुद्र पर गई तो उसे गुस्से में मुंह फेर लिया। विजय ने रुद्र से पूछा, तो अब आपकी पढ़ाई तो पूरी हो गई, तो ऑफिस भी संभाल लीजिए? हाँ पापा, बस मैं भी यही सोच रहा था। अरे इसमें सोचना क्या, कैसा, कल चलिए और ऑफिस को संभाल लीजिए, हमें भी फुर्सत मिलेगी तो अपनी रानी साहिबा के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। ये बोल विजय ने सालनी की तरफ देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। हाँ पापा, क्यों नहीं, अब आप चाहिए और माँ को वर्ल्ड टूर करवाइए, तो बस कल से तुम करो काम और हम करते हैं थोड़ा आराम। ये बोल विजय हंसने लगे। तभी सुगंधा शिवांगी के साथ उसके पास आई और सबसे बोली, चलिए खाना लग गया है। उसकी बात सुनकर सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। शिवांगी और सुगंधा भी सबके साथ खाना खाने में बैठ गए और सारे नौकर मिलकर खाना परोसने लगे। रुद्र सामने बैठी सुगंधा को खाते हुए देखे जा रहा था, पर वो गुस्से में उसे घूरे जा रही थी। उन दोनों को ऐसा देखकर शिवांगी ने सुगंधा से धीरे से पूछा, क्या हुआ, फिर से भाई ने कुछ कहा क्या?
उसके इस बात पर सुगंधा गुस्से में बोली, आपके भाई को ताने मारने और मजाक उड़ाने के अलावा कुछ आता भी है? मतलब फिर से शुरू हो गई आप दोनों की चूहे बिल्ली वाली लड़ाई? ये बोल शिवांगी हंस दी। उसे ऐसा हंसता हुआ देखकर सुगंधा ने उसके पैर पर जोर से लात मारी तो शिवांगी जोर से चीख पड़ी। उसे ऐसा चीखते हुए देखकर सब उसकी तरफ देखने लगे। विजय ने उसे पूछा, क्या हुआ, आप इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? यह सुनकर शिवांगी से पहले ही सुगंधा ने कहा, अरे कुछ नहीं अंकल जी, मच्छर ने काटा होगा। अच्छा, ये बोल विजय ने दोनों को देखा और फिर खाना खाने लगा। सब खाना खा के अपने अपने कमरे में जाने लगे। तभी शालिनी ने रुकते हुए सुगंधा से कहा, सुगंधा आप 2-3 दिन यहीं रहने वाले हैं? वो क्या है ना कि आपके पापा काम के सिलसिले से बाहर गए हैं तो उनके आने तक आप यहीं रहेंगे। ये बोलकर वो चली गई। सुगंधा भी शिवांगी के साथ उसके कमरे में चली गई। विजय रुद्र को अपने साथ ले गया। शाम का वक्त सुगंधा का कमरा। सुगंधा कमरे में बैठी बोर हो रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और बाहर निकलकर कमरे से नवंबर का आखिरी हफ्ता था तो इसीलिए ठंड भी बढ़ गई थी। उसने जाते ही रुद्र उसे खोजते हुए उसके कमरे में आया। उसने देखा कि सुगंधा अपने कमरे में नहीं है तो वो जाने को मुड़ा ही था तो उसे हवा से उड़ रही पन्नों की आवाज़ आई। उसे पीछे मुड़कर देखा तो सुगंधा आज अपनी पर्सनल डायरी को रखना भूल गई थी। रुद्र गया, उसे बंद करके रखने पर अचानक उसकी नज़र इन पन्नों पर रुक गई। उस पर लिखा हुआ था, जवानों की सभी हंसी में तो दौलत में तेरे नाम करती हूँ। तुम जो पसंद है अब मैं हुई बात करती हूँ। तेरे इस चेहरे में मैं कपा हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब भी मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता कब कहाँ कैसे मुझे आपसे प्यार हो गया रुद्र, पर चाहती हूँ आप इसे खुद समझे। आपका इंतजार है कि आप आए और देखें हमारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत को, इस प्रेम को जो हम अब आपसे करते हैं। हमें नहीं पता चला कि कब आपसे लड़ते लड़ते हम आपको ही पसंद कर बैठे। पर कहते हैं ना कि बचपन जवानी को आवाज़ देता है और जवानी मोहब्बत को। बस हमारे साथ भी वही हुआ। आपने बचपन के दोस्त से ही हम अब जवानी में प्यार कर बैठे। नहीं जानते कि आपके दिल में क्या है। क्या पता आपको कोई और पसंद हो, पर जिसे भी आप चाहो वो बहुत किस्मत वाली होगी। शायद ही वो ये बात कभी हम आपसे कह पाए, इसीलिए अपनी डायरी में को बता रहे हैं। बाकी कोई तो है ना जिसे हम अपने दिल की बात कह सकें। रुद्र पढ़ते हुए न जाने कब वहीं चेयर पर बैठ गया था। भरोसा नहीं हो रहा था कि सुगंधा उससे प्यार करने लगी है। वो वहीं बैठे अपने बचपन से लेकर अब तक के सारे वक्त को जो उसने सुगंधा के साथ बिताए थे उसे याद करने लगा। तभी बाहर से आती पायल की आवाज़ को उसे सुना। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो सुगंधा घाट की तरफ जा रही थी। वो उठा और बाहर निकल गया। दूसरी तरफ सुगंधा घाट की सीढ़ियों पर नीचे लेटी हुई तारों से भरी आसमान को देख रही थी और घाट के पानी में बहुत से दिए जल रहे थे। वो वहीं आंखें बंद किए हुए कुछ देर लेटी रही। तभी रुद्र घाट पर चला आया। उसे देख नीचे सीढ़ियों पर सुगंधा लेटी हुई थी। वो नीचे उतरकर जाने लगा। सुगंधा इस बात से बेखबर थी कि रुद्र भी वहां आया हुआ है। वो बस आंखें बंद किए लेटी हुई थी। रुद्र जब उसके पास पहुंचा तो उसे बहुत ध्यान से उसे देखा। सफ़ेद रंग के शीशे से जड़ा राजस्थानी लिबाज, खुले बाल, मांग टीका और सोल जो हवा से एक तरफ हो गई थी। उसका दुपट्टा उड़ के सीढ़ियों पर बिखर गया था। इस वक्त सुगंधा बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर वो इस बात से बेखबर थी कि रुद्र उसे निहारे जा रहा था। उसकी आंखें खुली तो उसने अचानक से रुद्र को देखा। फिर खुद को जल्दी से ठीक करते हुए संभलते हुए उठी और सोल को चारों तरफ से लपेट लिया। ना जाने कैसे मौसम भी बदल गया। सुगंधा ने खुद को संभालते हुए रुद्र से कहा, आप यहाँ कैसे? बस ऐसे ही आ गया था। हमें चलिए, वक्त ज़्यादा हो गया है, आंटी जी इंतजार कर रही होगी। ये बोलकर वो जाने लगी तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुगंधा ने पीछे मुड़कर रुद्र से पूछा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? तुम बताओ, तुम कुछ कहना चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। तभी बादल कड़कने के साथ जोर की बारिश शुरू हो गई। रुद्र ने अपना हाथ जुड़ा। सुगंधा उस बारिश में भीगने लगी। उसे बारिश बहुत अच्छी लगती थी। रुद्र उसे खड़ा होकर देख रहा था। सुगंधा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वाह कंवर साहब, आप तो अपने साथ बारिश भी लेकर आए हैं। लगता है इस बार राजस्थान बिना पानी के नहीं रहेगा। रुद्र बस खोए हुए उसे ही देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, आपके लिए सिर्फ की बारिश होगी, पर मेरे लिए ये प्यार की बारिश है जो आप आज मुझ पर बरसी है। सुगंधा भी भीगता देख रुद्र उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। सुगंधा उसके इस तरह से हरकत पर घबरा गई। रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, सुगंधा, क्या आप हमसे प्यार करती हैं? उसके इस अचानक से पूछे गए सवाल से वो और घबरा गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे रुद्र को, क्या बोले उसे। रुद्र ने उसे खामोश देखकर उसे और पास लाते हुए फिर से पूछा, बताओ सुगंधा, क्या आप हमसे प्यार करती हैं? रुद्र के ये पूछने पर सुगंधा से कि क्या वो उसे प्यार करती है तो वो खामोश ही खड़ी रही। रुद्र ने उसे एक बार और पूछा। इस बार उसने डरते हुए नजरें नीचे कर उसे सिर हिला के हाँ कह दिया। यह सुनते ही रुद्र ने उसे अपने और नजदीक कर लिया। और अगर मैं ना बोलूँ तो? रुद्र के ये पूछने पर सुगंधा ने धीरे से कहा, तो मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? क्या नहीं कर सकती? आप प्यार करती हैं, अपना हक जता सकती है। जब आप प्यार नहीं करते हैं तो कैसे हक तो वहाँ होता है जहाँ प्यार होता है, पर आप तो प्यार करते ही नहीं हैं। अगर मैं आपसे प्यार करने का हक मांगूँ तो? यह सुनते ही सुगंधा ने सर उठा के रुद्र की तरफ देखा। रुद्र ने उसे देखकर कहा, हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो क्या दोगी ये हक मुझे कि मैं आपसे प्यार कर सकूँ? सुगंधा हाँ करते हुए उसे गले लग गई। रुद्र ने भी उसे कस के अपनी बाहों में लिया और बारिश थी
जो कि मोहब्बत की तरह आज दोनों पर बरस रही थी। रुद्र ने सुगंधा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और उसके कांपते होठों के पास आने लगा। सुगंधा उसके ऐसे पास आने से खुद में ही सिमट रही थी। रुद्र पास आकर उसके होठों को छूने ही वाला था कि तभी शिवांगी ने ऊपर सीढ़ियों पर खड़े होकर चिल्ला के कहा, अगर प्रेम प्रसंग हो गया हो तो चले, वरना इस तूफान भरी बारिश में आप दोनों के साथ मैं भी बीमार हो जाऊंगी। शिवांगी छतरी लेकर ऊपर से उन दोनों को देख के बोले जा रही थी। उनकी आवाज़ सुन सुगंधा रुद्र को धक्का के शर्मा कर वहां से चली गई। रुद्र ने उसे जाते हुए देखा और मुस्कुरा दिया। उसके जाने के बाद रुद्र ऊपर शिवांगी के पास आया और उसके कान पकड़ते हुए बोला, आप थोड़ा देर से नहीं आ सकती थी क्या? भाई मेरा कान छोड़िए, और गलती हमारी नहीं आपकी है। आपको ही ये समझ में देर हो गई कि सुगंधा जी आपसे प्यार करती है। अच्छा अभी बताता हूँ। ये कहते हुए रुद्र ने उसके हाथ में पकड़ा छाता उससे छीन लिया और लेकर भाग गया। ये देखकर शिवांगी गुस्से में उसके पीछे भागने लगी। रुद्र अपने कमरे में आया और चेंज करके नीचे खाने के लिए चला गया। देखा तो सुगंधा खड़ी नौकर से बोल के खाने की मेज को ठीक करवा रही थी और सारा खाना लगा रही थी। रुद्र उसके बगल में गुजरते हुए उसकी कमर को छू कर निकल गया। सुगंधा उसके ऐसे छूने से चौंक गई और उसे देखने लगी। वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो उसे घूर कर देखे जा रही थी। सुगंधा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी शालिनी विजय के साथ आ गई। उसे देखकर सुगंधा वहीं रुक गई। सबने साथ बैठ के खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। रुद्र ने सुगंधा को अपने कमरे में जाते देखा तो उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आया। सुगंधा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, कंवर साहब कोई देख लेगा, ये क्या हरकत है आपकी? रुद्र ने उसे कमरे में लाकर दरवाजा बंद कर दिया और उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, चुप एकदम, कितना बोलती हो आप? और वैसे भी अब आप मेरी है तो कोई भी देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलते हुए उसने सुगंधा को बाहों में उठाया और अपने बिस्तर पर बैठाया और खुद जाकर अलमारी में कुछ खोजने लगा। सुगंधा उसे देखे जा रही थी। कुछ देर में रुद्र अपने हाथों में एक लाल रंग का बॉक्स लेकर आया। सुगंधा ने उस बॉक्स को देखकर पूछा, इसमें क्या है कंवर साहब? रुद्र उसके पास बैठते हुए बॉक्स को खोलते हुए उसे देखकर बोला, इसमें वो है जो तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी। ये कहते हुए उस बॉक्स में कंगन निकालकर उसके हाथों में पहना दिए। सुगंधा ने उन कंगन को अपने हाथों में देखकर मुस्कुरा दिया। उसे ऐसा खुश होते देखकर रुद्र ने उसे कहा, जानती हो इसकी सबसे खास बात क्या है? हाँ, इस पर आपका नाम लिखा है। नहीं, इसकी खास बात यह है कि आप कहीं भी रहो हमें पता चल जाएगा कि आप कहाँ हो। ये कहते हुए उसने सुगंधा के हाथों में हल्के से हिलाया तो कंगन के अंदर से लगे घुंघरू बजने लगे। ये सुन सुगंधा को मुस्कान और बढ़ गई। वो खुश होते हुए उसे बोली, शुक्रिया कंवर साहब, इतने अच्छे तोहफे के लिए। शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। आप एक दोस्त के साथ एक बहुत अच्छी हमसफर हमने दिया। ये कहते हुए रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। सुगंधा भी खुद को महसूस कर रही थी उसकी बाहों में। पूरी रात दोनों एक दूसरे की बाहों में बैठे बातें करते रहे और ना जाने रात की कौन से पैर उन दोनों की आंखें लग गई। सुबह का वक्त। रुद्र सुगंधा को अपनी बाहों में लिए सो रहा था। सुगंधा ने हल्के से करवट बदली तो रुद्र की नींद खुल गई। उसे देखा सुगंधा उसकी बाहों में सो रही थी। उसने उसके बालों को उसके कानों के पीछे किया तो सुगंधा की नींद खुल गई। उसने देखा सुबह हो गई है तो वो जल्दी से उठने लगी तो रुद्र ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। यह देखकर सुगंधा ने कहा, कंवर साहब छोड़िए हमें, सुबह हो गई है। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो जानते हो कितना हंगामा होगा। छोड़िए हमें, छोड़ देंगे पर अभी मूड नहीं है। यह कहकर रुद्र अपना चेहरा उसके चेहरे पर रख कर लेट गया। सुगंधा ने बहुत प्रयास किए कि रुद्र उसे छोड़ दे, पर रुद्र था कि अपनी जिद पर था। हार कर उसने रुद्र से कहा, अच्छा बाबा क्या चाहिए बोलिए। ये ठीक है, मेरे साथ आज घूमने चलेंगी आप? इस बात पर सुगंधा ने कुछ देर सोचा और हाँ कह दिया। उसे हाँ कहते ही रुद्र ने उसे छोड़ दिया। सुगंधा उठ के जल्दी से बाहर भाग गई। वो जैसे बाहर निकली अपने कमरे में जा रही थी तभी शिवांगी ने पीछे से खांसते हुए कहा, वैसे लगता है किसी को रात बहुत अच्छी बीती है। उसकी आवाज़ सुनकर सुगंधा घबरा के रुक गई और मुड़ के देखा तो शिवांगी कमर पर हाथ रखे खड़ी थी और उसे देख रही थी। उसे वहां देखकर सुगंधा डर गई और वो घबरा के उसे बोली, अरे शिवांगी आप, हम तो बस ऐसे ही अभी कंवर साहब के कमरे में गए थे, आपको कुछ काम था क्या? सुगंधा के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। हाँ, वो तो हमें कल रात ही देख लिया था कि आप कब गई थी और कब निकल रही हैं। देखो शिवांगी, आप तो हमारी अच्छी दोस्त है ना, तो प्लीज़ किसी को मत बताना ये बात, प्लीज़। ठीक है, नहीं बताऊंगी, पर आपको मुझे कुछ देना होगा। ठीक है, आप जो कहेंगी हम देंगे आपको। ठीक है, फिर जल्दी जाइए और तैयार हो जाइए। माँ साहब ने नीचे बुलाया है सबको। वो खुद रुद्र भाई और आपको जगाने आ रही थी, पर हमने रोक दिया उन्हें, वरना उन्हें आप दोनों को जगाने अलग अलग नहीं जाना होता, एक ही कमरे में दोनों को जगा देती वो। जाइए अब जल्दी से। शुक्रिया मेरी जान, हम बस अभी आए। यह कहकर वो भागकर अपने कमरे में चली गई। शिवांगी हंसते हुए वापस नीचे की तरफ आ गई। कुछ देर में तैयार होकर रुद्र और सुगंधा नीचे आए तो देखा पंडित जी आए हुए थे। सुगंधा के पेरेंट्स भी वहां आकर बैठे हुए थे। उन्होंने सुगंधा भाग के उसके पास आई और अपनी माँ के गले लगते हुए बोली, आप कब आई माँ? बस कुछ देर हुई है, आप कैसे हैं? हम तो ठीक हैं। ये कहते हुए सुगंधा अपने माँ के पास बैठ गई। रुद्र ने पंडित जी को देखकर पूछा, माँ पंडित जी क्यों आए हैं? उसकी माँ ने उसकी कंडली पंडित जी को देते हुए कहा, तेरे लिए भाई साहब एक रिश्ता लेकर रखे हुए हैं। काफ़ी दिनों से सोचा इस बार तेरी शादी तय कर देते हैं। क्या पता फिर किसी काम से तू बाहर चला गया तो। ये सुनते ही सुगंधा और रुद्र दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रुद्र ने अपनी माँ से कहा, माँ साहब अभी क्या जरूरत है इन सब की, अभी मैं आया ही तो हूँ, कुछ दिन रुक जाइए फिर सोचते हैं इन सब के बारे में। अरे तुम्हें नहीं पता, इसकी बहुत ज़रूरत है। अब मुझे भी कोई चाहिए जिसे मैं काम लूँ, सास की तरह हुक्म चला सकूँ। वो तो आप वैसे भी चला रही है ना माँ, कितने सारे नौकर हैं और मैं शिवांगी
और मैं शिवांगी भी तो है, आप दोनों जिसे हुक्म देना है हम सब सुनेंगे ना। तो ठीक है, मेरा हुक्म है कि आप अभी चुपचाप बैठिए और शांति से पंडित जी को उनका काम करने दीजिए। ये सुनकर रुद्र सुगंधा का चेहरा देखने लगा। वो रुद्र को घूर कर देख रही थी। तभी पंडित जी भी ने शुभ तारीख बताते हुए कहा, 2 दिन बाद आप सब सगाई रख सकते हैं और 2 हफ्ते बाद शादी का शुभ मुहूर्त है। उसकी बात सुनकर रुद्र और सुगंधा दोनों को गुस्सा आ गया। आखिरकार इस बार रुद्र ने बोल ही दिया अपनी माँ से, माँ मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। उसके ऐसे कहने पर शालिनी ने उसे कहा, पर क्यों, लड़की अच्छी है, खानदानी है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ माँ। इसीलिए रुद्र ने गुस्से में अपने मन की बात उसके सामने रख दी। यह सुनते ही सब उसे देखने लगे। रुद्र के पापा और सुगंधा के पापा मिस्टर ठाकुर साहब दोनों ही अपने मुंह पर हाथ रख के हंस रहे थे। शालिनी ने उसे हैरान होकर पूछा, किससे प्यार करते हो तुम? रुद्र ने सुगंधा की तरफ देखा तो उसे डरते हुए उसे इशारा से नाम में सिर हिलाया कि उसे मना किया कि वो ना कहे कुछ। पर रुद्र ने उसकी बात ना मानकर अपनी माँ से कहा, मैं सुगंधा से प्यार करता हूँ। यह सुनते ही वहाँ बैठे सब लोग हंसने लगे। उन्हें हंसते हुए देखकर वो दोनों तो हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। इस बार सुगंधा ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, आप सब ऐसे हंस क्यों रहे हैं? इस पर शिवांगी ने उसे कहा, वो इसलिए सुगंधा जी क्योंकि वो जो लड़की है ना जिससे भाई की शादी हो रही है वो और कोई नहीं आप ही हैं। तो पंडित जी आप दोनों की शादी के लिए ही मुहूर्त निकाल रहे हैं। उसके ये कहने पर सुगंधा और रुद्र दोनों ही हैरान थे। सुगंधा तो शर्मा भी गई थी। रुद्र शालिनी की तरफ देखकर हैरान होते हुए बोला, मतलब मेरी और सुगंधा की शादी की बात हो रही थी, मतलब मेरी शादी सुगंधा के साथ होगी? ओह माँ आई लव यू। ये कहते हुए वो शालिनी के गले लग गया। सब बहुत खुश थे, पर सुगंधा को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वो दौड़ के कान्हा की मूर्ति के पास गई और हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करने लगी। सभी लोग सगाई की तैयारियों में व्यस्त हो गए थे। 2 दिन था और बहुत लोगों को बुलाना था, इसलिए दोनों ही घर वाले बहुत जोरों शोरों से तैयार में लगे थे। सुगंधा और शालिनी तो जैसे पूरा राजस्थान खरीदना चाहती थी, पर ये सगाई थी तो थोड़ा बहुत उन दोनों ने शादी के लिए भी छोड़ दिया था। वो दिन भी आ गया जब सुगंधा और रुद्र की सगाई होनी थी। रुद्र ने उसके घर वालों सब सुगंधा के महल पहुंच चुके थे। पंडित जी ने पहले पूजा करवाई और सुगंधा ने सगाई से पहले मंदिर में पूजा करने जाने के लिए अपनी माँ से परमिशन मांगी थी, तो उनकी माँ ने जाने के लिए उन्हें हाँ कह दिया। वो अकेले ही कान्हा के मंदिर चली गई थी। पंडित जी ने जब महल में पूजा संपन्न किया तो उन्होंने सुगंधा को बुलाया। उसकी माँ ने कहा कि वो मंदिर गई हुई है, आने ही वाली होगी। वो लोग उसका वेट कर ही रहे थे कि तभी सुगंधा की माँ का फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन उठाया और उधर से बोला गया। उसे सुनकर वो शॉक्ड रह गई। उसके हाथ से फ़ोन छूट के नीचे गिर गया। ये देखकर सब परेशान हो गए। वहाँ खड़े सारे लोग उन्हें ऐसे देखकर परेशान हो गए। रुद्र और बाकी सब उनके पास दौड़ कर आए। रुद्र ने पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ आंटी, किसका फ़ोन था? उसे बार बार पूछने पर सुगंधा की माँ जोर से रोते हुए बोली, सुगंधा का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, उसकी हालत बहुत बुरी है। यह कहकर वो रुद्र के सीने से लगकर रोने लगी। यह सुनकर सब शॉक्ड थे। सुगंधा के पापा ने सारे मेहमानों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए उन्हें जाने को कहा। सारे मेहमान के जाने के बाद वो सब हॉस्पिटल पहुंच गए। रुद्र ने रिसेप्शनिस्ट से सुगंधा के बारे में पूछा तो उसे 3rd फ्लोर पर ओटी में बताया। वो सब को लेकर लिफ्ट में से वहां पहुंचा, पर अभी सुगंधा का ऑपरेशन चल रहा था। वो सब वहीं खड़े होकर वेट करने लगे। करीबन 1 घंटे बाद जब डॉक्टर बाहर निकले तो रुद्र उसके पास जाकर पूछा, सर सुगंधा कैसी है? डॉक्टर ने उसे बस इतना कहा, आप सब उसके कुछ देर बाद मिल सकते हैं जब उन्हें शिफ्ट किया जाएगा रूम में, पर आप सब से ये बोल दूं कि उसके पास वक्त नहीं है। हमने बहुत प्रयास किए पर सॉरी, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी है, सर पर बहुत चोट है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गई। जब कुछ वक्त बाद वो लोग सुगंधा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा सुगंधा के सर पर बहुत चोट आई थी। पूरे सर पर पट्टियां बंधी हुई थी। रुद्र ये देखकर एक वक्त के लिए हिल सा गया। सुगंधा के माँ पापा तो भागकर उसके पास गए। सुगंधा की माँ ने उसे देखते हुए पूछा, बेटा आप ठीक हो ना? डॉक्टर पास में ही खड़े थे, सब अंदर थे, पर रुद्र की तो जैसे हिम्मत ही नहीं थी कि वो अंदर जा सके। सुगंधा बहुत मुश्किल से आंखें खोल पा रही थी। उसकी आवाज़ में दर्द था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर बहुत धीरे से रुद्र कहा, बस। यह सुनते ही उसकी माँ ने उसे इशारा करते हुए बताया कि रुद्र दरवाजे पर ही खड़ा है। सुगंधा ने यह सुनते ही नजरें हल्के से फेर के दरवाजे की तरफ देखा तो रुद्र उसे वहीं देख रहा था। उसने अपनी माँ से कहा कि वो रुद्र से बात करना चाहती है अकेले में, तो बस सब उठ के चले गए। जब सब बाहर आ गए तो भी रुद्र बस भूत बना सा दरवाजे पर खड़ा था। सुगंधा ने उसे धीरे से हाथ उठा के इशारा किया और अपने पास बुलाया। रुद्र धीमे कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो उसके पास आया तो सुगंधा ने उसके हाथों से अपने हाथों से पकड़ लिया। उसे छूते ही ना जाने रुद्र को क्या हुआ, वो बच्चों की तरह उसके सीने पर सर रखकर बिलक बिलक कर रोने लगा। आप झूठ बोलती थी सुगंधा, आपने कभी हमसे प्यार नहीं किया। प्यार करती तो ऐसे मुझे अकेला छोड़कर जाती। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, वरना आप जल्दी ठीक हो जाइए, नहीं तो सच में इस बार अगर यहाँ से गया तो बुलाती रहना, तब भी नहीं आऊँगा। ये कहते हुए रुद्र उसके सीने से लगा जोर जोर से रोने लगा। रुद्र, हम आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे, हर वक्त आपके साथ रहेंगे। मैं हमेशा आपकी यादों में, आपकी बातों में, आपकी आंखों में, इन सांसों में, उस हर बारिश में जिसमें आप भीगेंगे, उस हर चीज़ में मेरा एहसास होगा जो आपसे जुड़ी होगी। आप कमज़ोर होने लगो तो मैं आऊँगी आपके ताकत बन के,
पर इस जन्म में नहीं। शायद ये जन्म आपके साथ जीने के लिए नहीं था कंवर साहब। शायद इस जन्म में आपकी पत्नी बनना नहीं लिखा था। इसीलिए तो आपकी दोस्ती नसीब हुई। पर जब प्यार मिला, उसके साथ जीने की बात आई तो मुझे जीना जाना पड़ रहा है। पर आपसे एक वादा चाहती हूँ, बोलने देंगे ना आप मुझे? ये कहते हुए सुगंधा बहुत तरह से करा रही थी। रुद्र उसे पकड़े रोए जा रहा था। सुगंधा ने उसे रोते हुए देखा तो अपनी मेहंदी भरे हाथों से उसके चेहरे पर रखकर उसे अपने पास लेकर आई और उसे पूछा, क्यों करोगे हमसे वादा कंवर साहब? आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज आखिरी वक्त पर कुछ मांग रहे हैं तो क्या खाली हाथ भेजोगे? उसके ऐसा कहने पर रुद्र ने उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और उससे कहा, बोलो क्या चाहिए? आप जो मांगोगी मिलेगा। बस एक चीज़, और मैं वो ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं लाऊंगा और ना ही आने दूंगा। आप पहली थी और आखिरी भी आप ही होंगे। अब बताइए क्या चाहिए आपको? इस बात पर सुगंधा दर्द से भी मुस्कुराते हुए बोली, बस ये कि आप खुद को मेरे जाने के बाद वैसे ही रखें जैसे आप अभी हैं। मैं आपको हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप ज़िंदगी को गुजारने नहीं बल्कि जिए। और रही बात आपकी ज़िंदगी में किसी और के आने की, तो वो तो कान्हा जी जाने, उनके सामने किसी की चलती है। ये कहते हुए सुगंधा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रुद्र ने जब देखा कि उनकी हालत खराब हो रही है तो उसने जल्दी से उठकर डॉक्टर को बुलाया, पर तब तक सब शांत हो चुका था। सुगंधा शांति से सो चुकी थी। रुद्र के कदम जाते जाते रुक गई। उसकी आवाज़ सुनकर अंदर आ चुके थे सब। जब सुगंधा के पास पहुंचे तो उसके शांत देखकर समझ चुके थे कि अब वो नहीं रही। सुगंधा की माँ ये देखकर चीख कर रो पड़ी। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं एक बार सुगंधा को। वो अपने कदमों को कमरे से बाहर की तरफ ले गया और बाहर आकर बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने बस सुगंधा का हंसता हुआ चेहरा था। रुद्र की आंखों में बस आंसू बह रहे थे और वो खामोश बैठा था। अगली सुबह सुगंधा का घर। सुगंधा के बेजान शरीर को गंगा जल से स्नान करा के उसे तैयार करा के शमशान घाट ले जाने को जैसे ही सब उठाने वाले थे कि तभी रुद्र ने आकर रुकते हुए कहा, अभी कुछ रह गया है, इसका श्रृंगार अभी पूरा नहीं हुआ है। ये कहते हुए उसने अपने साथ लाए नौकरों से थाल ली और सुगंधा के पास आया। उसने सुगंधा के ढके हुए चेहरे को खोला और एक बार उस पर हाथ फेरकर उसे थाल में से सिंदूर की डिब्बी उठाकर जैसे ही भरने को हुआ तो सुगंधा की मां ने उसे रोकते हुए कहा, रुद्र क्या कर रहे हो? वो अब जिंदा नहीं है बेटा, मत रोको। ये सिंदूर अब उसका नहीं रहा। ये सिंदूर हमेशा इनका था और इनका ही रहेगा। ये कहते हुए रुद्र ने सुगंधा की मांग भर दी। ये देखकर वहाँ खड़े सबकी आंखों में आंसू थे। रुद्र ने अपने साथ लाई हुई चुनरी उठाई और उसके लिए खरीदा गया मंगलसूत्र उसके गले में पहना के वो उठ गया। सब ने सुगंधा को कंधा दिया तो रुद्र भी आ गया। उसे शमशान घाट लाया गया। रुद्र ने उसे पति की हैसियत से आगरी दी। जब तक चिता को आग बुझ के ठंडी नहीं हो गई तब तक रुद्र वहीं रुका। उसने बुझी राख को अपने हाथ में उठाया और उसकी आंखों में अब बस खालीपन दिख रहा था। वो उठा और चला गया वहाँ से। उसके हाथ पे बस सुगंधा की आखिरी निशानी वो कंगन था जो उसने उसे पहनाया था। प्रेजेंट डे, रात के 2 बजे। काशी का कमरा। शिवांगी काशी को सुगंधा और रुद्र के रिश्ते के बारे में बताई जा रही थी और काशी खामोशी से सब सुन रही थी। ये सब सुनकर उसकी आंखें भी नम हो गई थी। उसने शिवांगी से पूछा, तो क्या इनके जाने के बाद कंवर साहब ने कभी खुद को आगे नहीं बढ़ने दिया? क्यों उन्होंने कभी किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दिया? नहीं दी। 4 साल गुजर गए हैं इस बात को, पर आज भी अगर प्यार की या शादी की बात करो तो भाई यही कहते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है और 4 साल से वो प्यार ही तो कर रहे हैं उनसे जिससे उससे शादी की है। ये सब सुनकर काशी खामोश खड़ी रही। शिवांगी ने देखा कि घड़ी में रात के 2 बज रहे हैं। उसने जल्दी से अपने साथ लाए गए एल्बम उठाए और काशी को गुड नाइट बोल के वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद भी काशी बिना कुछ बोले बस खामोशी से खिड़की के बाहर देखती रही। उसकी नज़र बाहर ठंड में घाट पर लेटे रुद्र पर टिकी हुई थी। वो उसके अकेले पर उसकी आंखों में बस गई शांति को शायद अब महसूस कर रही थी। उसने निगाहें वहाँ से हटा के अपनी माँ की तस्वीर की तरफ कर दी और उन्हें देखकर कहा, शायद अब सिर्फ आपके रियासत के लोगों को ही नई जिंदगी नहीं देने हैं, उनके साथ कोई और भी है माँ जिसे कुछ सुकून की ज़रूरत है। हम जानते हैं हमें क्या करना है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं। वो अब बिस्तर के पास आई और लाइट बंद करके लेट गई। काफ़ी सारी बातें सोचते हुए उसे ना जाने कब नींद आ गई। सुबह का वक्त, माधवगढ़ का महल। काशी सुबह उठी तो उसे देखा कि उसके कमरे में बहुत से बुक्के रखे हुए थे और वो भी हर तरह के फूल थे। ये देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी दरवाजा खोल के सब अंदर आए और उसे बर्थडे विश करते हुए एक साथ बोले, हैप्पी बर्थडे काशी। ये सब देखकर वो बिस्तर से उठते हुए बोली, थैंक यू आप सबको। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं सच में राजकुमारी हूँ। उसकी इस बात पर शालिनी ने उसे कहा, वो तो आप है ही, चलिए अब जल्दी से आप अपना केक काटिए और उसके बाद हम सब देवी माँ के मंदिर चलेंगे। ये कहकर शालिनी ने केक उसके सामने रख दिया
और बाकी सब भी आकर खड़े हो गए। पर उसकी नज़र जिसे खोज रही थी वो तो वहाँ था ही नहीं। शिवांगी ने जब उसे इधर उधर देखते हुए देखा तो उसने कहा, दीदी ये क्या है, काटो ना जल्दी से। यह सुनकर काशी ने मुस्कुरा के केक काटा। सबने पहले उसे चंदो और राणा को खिलाया, फिर विजय और साली को खिलाया, उसके बाद युग और शिवांगी को, और सबने उसे बहुत सारे तोहफे दिए। काशी सबके जाने के बाद रेडी होने लगी। दूसरी तरफ रुद्र अनाथालय आया, जो कि सुगंधा की याद में बनाया गया था। इस अनाथालय को सुगंधा के पापा सौरभ ठाकुर साहब देखते थे। उसकी बीवी और सुगंधा की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी रुद्र के नाम कर दिया था, और ये अनाथालय उन्हें और रुद्र ने मिलकर ही बनाया था, जहाँ ठाकुर साहब खुद ही भी रहा करते थे। वो अपनी जिंदगी के पलों को अब इन बच्चों के साथ, अपनी बीवी और सुगंधा की यादों के साथ बिताया करते थे। रुद्र जब अनाथाश्रम पहुंचा तो ठाकुर साहब बच्चों के साथ खेल रहे थे। रुद्र ने ऐसे कुछ देखकर खुद भी खुश हो जाया करता था। बच्चों का ध्यान जब रुद्र पर गया तो वो भागकर उसके पास आए। एक छोटी सी बच्ची ने उसे अपनी तोतली आवाज में पूछा, आप मेरे लिए गुड़िया ले आए ना। रुद्र ने उस लड़की को अपनी गोद में उठा लिया और उसके गालों पर किस करते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, हमारी राजकुमारी ने कुछ कहा हो और हम लाए, ऐसा हो सकता है। उसके साथ लाए हुए सारे सामानों को नौकर के हाथों अनाथालय के अंदर रखवा दिया गया। वो बच्ची बाकी सबके साथ अंदर चली गई। जब सबके जाने के बाद ठाकुर साहब रुद्र के पास आए, उसे देख करते हुए ठाकुर साहब ने उसे पूछा, सुना कल साहब आप यहाँ आए थे? माफ़ करो, मैं यहाँ था नहीं, किसी काम से बाहर गया था। हाँ पापा, वो कल ही हम आए थे, सोचा आपसे मिल ले, पर आप थे नहीं, तो बच्चों से मिल के चले गए। तो ले आइए आप राजकुमारी काशी को। जी ले आए, सुना है बहुत सुंदर है आपकी राजकुमारी। ठाकुर साहब के मुँह से जब ये सुना तो रुद्र ने तो बस उन्हें देखने लगा और उसे बोला, मेरी बस सुगंधा है, थी और रहेगी। ठाकुर साहब ने ये सुनकर मुस्कुरा दिया। तो दोस्तों क्या होगा इस कहानी में आगे ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। अभी हम इस कहानी को यही ऐड कर रहे हैं।